हम लोग आज जो है आज से अभी आपका 2025 की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अत्यंत निकट हैं। इसी के संदर्भ में हम लोग एक पाठ लेकर चल रहे हैं। अपना केमिस्ट्री का पहला पाठ है विलयन। आज से हम लोग रिवीजन करना प्रारंभ करेंगे। सिलेबस खत्म ही हो चुका है। रिवीजन करने के टाइम मैंने कुछ पॉइंट लिख लिए हैं। इन पॉइंटों पर मैं पहले चर्चा करना चाहूँगा। इसी तरीके से पॉइंट लिखता चलूँगा और केवल उनके बारे में हल्का हल्का रिवीजन करूँगा। इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि पूरा पाठ अगर 2 घंटे में पढ़ा जा रहा है तो मैं उस पूरे पाठ को आधा घंटे में पढ़ूँगा। इस तरीके से केवल ओवरव्यू चल के पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये पाठ का नाम है आपका विलयन। पाठ 1 है। हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। इसके बाद में परिभाषा के बाद आप लोग इतना जानते होंगे कि इस पाठ में सांद्रता पढ़ना होता है, अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ने होते हैं। यानी विलयन के संदर्भ में हर एक चीज हम लोग पढ़ेंगे। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, यह आपका सांद्रता व्यक्त करने के प्रकार है। ये हो गया द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशत, नार्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, विलेयता और गैसों की द्रवों में विलेयता, इसी को हेनरी का नियम भी कहते हैं। फिर है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसी को राउल्ट का नियम यहाँ से बताया जाता है। टॉपिक इसमें और भी हैं। आज के वीडियो में हम आपके सामने इतना ही रख रहे हैं। फिर अगले पार्ट में इस वीडियो के ये जो रिवीजन सीरीज है, अगले पार्ट में हम लोग इसके बाद का कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले विलयन की अगर परिभाषा देखी जाए तो विलयन होता क्या है। विलयन का मतलब अभी तक आप लोग इतना जान रहे होंगे कि विलयन वह चीज है जो एक से अधिक चीजों को आपस में मिला देने से बनता है। अब बात आती है कि जैसे क्या हम आटा है और चावल है, दो चीजों को आपस में मिला दें तो क्या विलयन बनेगा? नहीं, तब विलयन हमारा नहीं बनेगा। विलयन बनने के लिए एक शर्त होती है। छोटी क्लासों में आप भले चाहे जैसा पढ़े हो, दो चीज मिलाओ विलयन बनेगा। चीनी और पानी आपस में मिलाए विलयन बन गया। लेकिन यहाँ पर देखिए चीनी और पानी मिलाए तो बना क्या हमारा शरबत। और शरबत जो है वो एक प्रकार का कैसा है, समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का मतलब उसके सभी अंग बराबर हैं। अगर आप चाहें तो उस पानी में चीनी और जल के अलग अलग कणों को नहीं देख सकते। ठीक, तो ये है विलयन। तो विलयन की सही परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, हम लोग विलयन की परिभाषा जान लिए। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, ये विलयन की परिभाषा। अब विलयन की सांद्रता नापने के कई सारे प्रकार होते हैं। अब बात यह आती है कि भाई सांद्रता क्या है। सांद्रता का अर्थ ये होता है कि विलयन में कोई विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी घुली हुई है। आप कहोगे विलेय क्या होता है? विलयन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक विलेय और दूसरा विलायक। ठीक, तो एक विलेय प्लस विलायक, ये बराबर आपका क्या बनेगा? विलयन बनेगा। विलेय और विलायक बराबर विलयन। हम चीनी और पानी का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये आपका जल भरा हुआ है, इसमें कुछ कण हम चीनी के डाल रहे हैं। चीनी के कण डाले। अब देखिए इनके नाम से समझिए, विलेय का मतलब होता है जो विलीन होने योग्य हो। ठीक, और विलायक का मतलब जो किसी भी चीज को विलीन कर दे। विलेय का मतलब जो विलीन होने योग्य हो। हमने चीनी को पानी में मिलाया, विलीन का मतलब गायब। तो कौन गायब हुआ? आप बताओगे चीनी। इसका मतलब चीनी जो गायब हुई है, तो क्यों चीनी को क्या कहोगे? विलेय, यानी चीनी विलीन हो गई है। चीनी को विलीन किसने किया? विलायक ने किया। ठीक, पानी ने किया, मतलब पानी आपका क्या है? विलायक, विलीन करने वाला। इन दोनों को आपस में मिलाओगे यानी विलीन करने वाला और विलीन होने वाला, यानी चीनी और पानी बराबर क्या बनेगा? शरबत, यानी विलयन। ठीक है, तो सांद्रता का मतलब किसी भी विलायक में कितना विलेय मिला हुआ है, इसका अनुपात या इसका मानक वैल्यू क्या है,
कम मिला है, ज्यादा मिला है, इस तरीके से विलयन को क्या कहेंगे, ये क्या है आपका सांद्रता, यानी किस विलयन में विलय ज्यादा है, विलय कम है, विलय की कितनी मात्रा है, ये कौन बताएगा, सांद्रता व्यक्त करने के प्रकार बताएंगे। कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के मोल प्रभाष तक होते और भी हैं आपका पीपीएम में, पार्ट पर बिलियन में, लेकिन हम लोग रिवीजन कर रहे हैं इसलिए हम लोग केवल मेन पॉइंट ही देखेंगे। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, जब भी सांद्रता को किस में नापा जाएगा, ग्राम और लीटर में। देखिए आप लोगों को परिभाषा याद करने की कोई जरूरत नहीं, केवल फॉर्मूला याद करिए और फॉर्मूले से क्या बना लीजिए, परिभाषा। इसको एस से प्रदर्शित करते हैं, एस बराबर होता है छोटा डब्लू अपॉन क्या होता है, आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। अब देखिए एक बात, हाँ और हम लोग छोटा डब्लू और बड़ा डब्लू यूज करेंगे। छोटा डब्लू होता है विलेय का भार, बड़ा डब्लू विलायक का भार। याद कैसे रखेंगे, विलेय में 3 अक्षर है, छोटा शब्द है इसलिए छोटा वाला डब्लू यानी वेट ऑफ विलेय का वेट, और ये बड़ा वाला डब्लू यानी किसका वेट है, ये विलायक का। ठीक, और एक और भी तरीका है, विलेय मतलब कम, छोटा शब्द लिखा है इसलिए जो भी किसी विलयन में कम मात्रा वाला होता है विलेय, अधिक मात्रा वाला विलायक। ठीक, इसको हटा देते हैं। अब देखिए ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता जो हम कहेंगे वो किसको कहेंगे, W बटे B, B क्या है, लीटर में आयतन। अच्छा अगर हम इसको 1 कर दें, जब इसको 1 कर देंगे तो बंद करके देखिए W बचेगा, जब इसको 1 कर दें तो W किसके बराबर, S के बराबर रहेगा। इसका मतलब क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित W S के बराबर होता है। S क्या है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, तो हम क्या कहेंगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। ठीक है, इतना हो गया। द्रव्यमान प्रतिशतता, देखो मास परसेंटेज जो होता है, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 100 से गुणा करके, वेट अपॉन, यहाँ पर क्या लिखते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता, यहाँ पर क्या लिखते हैं, विलयन का भार, विलयन का भार और गुणे में 100। ठीक, अच्छा विलयन के भार की जगह अगर हम 100 लिख दें तो हमारा क्या आएगा, W, और यहाँ हम 100 लिख दें तो 100 तो गुणे में फार्मूला ये कट जाएगा, तो आपका ये खत्म, तो W किसके बराबर, M इसके बराबर, फॉर्मूला याद करिए बना लेंगे। अच्छा विलयन का भार कब हो जाए 100, कब हो जाए कि WM के बराबर आ जाए, जब विलयन का भार कितना हो जाए 100, तो हम कह देंगे 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, ठीक, इसके बाद देखिए फास्ट ले चलता हूँ क्योंकि आपको रिवीजन करना है, नोट्स में आपके सब लिखा हुआ है। अगर आपके नोट्स में परिभाषा आपको कठिन लग रही है तो वीडियो पास करके आप ये मेरी वाली परिभाषा को लिख सकते हैं, बिल्कुल लैंग्वेज आपकी सरल बनाई गई है। आयतन प्रतिशतता यानी वॉल्यूम परसेंटेज, ये क्या होता है, विलेय का आयतन, यहाँ लिख दीजिए विलेय का आयतन और बटे विलयन का आयतन, विलय का आयतन और गुणे में 100। अच्छा इसको अगर 100 कर दोगे तो ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये जब 100 हो जाएगा तो 100 और 100 कट जाएगा, ये इसके बराबर, यानी 100 ग्राम 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा या 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ml को क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत सांद्रता, आयतन प्रतिशतता, ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं नॉर्मलता, ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ऊपर वाला आपसे नहीं पूछा जाएगा, तीनों कभी नहीं पूछे जाएंगे, ये पूछा जाएगा, ये भी नहीं पूछता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए, 100% इसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा, परिभाषा मिलेगी, ना परिभाषा मिलेगी तो न्यूमेरिकल मिलेगा, गारंटी है, इतना 100% मिलेगा, 100% बिल्कुल कंफर्म है। इतने में से आप पढ़ लीजिए, कम से कम आपके 2 नंबर का जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ बाहर नहीं जाना। 1 2 3 4 4 परिभाषाएं, 2 परिभाषाएं, 4 में से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। इस पार्ट से 8 नंबर का पूछा जाना है, हमने आधा पार्ट लगभग ये लिख दिया है, जब आधा लिख दिया है मतलब 4 नंबर का हमने यहाँ पर लिखा हुआ है।
4 नंबर इनमें से ही आने हैं, चाहे परिभाषा पूछ ले चाहे न्यूमेरिकल पूछ ले। ठीक है। नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर होता है आपका W/E इंटू वी, ये फाइनल है फॉर्मूला लीटर, ये आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन वास्तव में इसको कहते हैं क्या, ये आता कैसे, W बराबर यहाँ क्या लिखते हैं, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे क्या कहते हैं, विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। परिभाषा कैसे देंगे, अगर इसको हम 1 कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। हम कहते हैं विलयन की 1 लीटर आयतन में, या हम ये कह सकते हैं 1 लीटर विलयन में उपस्थित, जैसे इतना का इसका काम खत्म, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। फिर से एक बार सुनिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, जैसे कहेंगे इसका काम खत्म, क्योंकि 1 हो गया किसी बटे 1 तो काम खत्म। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है, जो बराबर है। ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखिए ग्राम तुल्यांक क्या होता है, मात्रा बटे तुल्यांकी भार, तो ऊपर रखोगे मात्रा बटे तुल्यांकी भार और बटे में क्या v लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमारा n लगा हुआ था, तो n बराबर क्या करेंगे W बटे E, और इंटू में ये v/1 है तो 1/v हो जाएगा, तो हो जाएगा W बटे E इंटू v, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ था। ठीक, इस तरीके से होता है, ये भी आप लोग आता होगा पहले से इसको। नॉर्मलता का फॉर्मूला जरूर याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मात्रक होता है नॉर्मल या क्या होता है तुल्यांक प्रति लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर। फिर आता है आपका मोलरता। मोलरता का मतलब परिभाषा इसमें क्या कहेंगे, कैपिटल M से लिखेंगे W/m V, इसकी परिभाषा होती है, यह देखिए मोलरता बराबर विलेय के मोल और बटे में विलयन का आयतन। फिर से इसको 1 कर दीजिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक, तो विलेय के मोल बराबर मात्रा बटे अणुभार, तो m बराबर मात्रा बटे अणुभार, अणुभार को m से लिखिए, छोटा बना दीजिए इससे कि अणुभार, ये भी हो गया। फिर जब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा W बटे m अणुभार और गुणे में भी, यही वाला फॉर्मूला देखिए आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूला निकालते हैं। आपको इस कहानी से मतलब नहीं, ये याद करिए। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या कहते हैं, मात्रक से भी याद कर सकते हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित किसी विलयन की ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। मोलरता में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। अब हम लोग वो करते हैं मोललता। इधर देखिए, मोललता में जहां पर आपका आयतन होता है वहां पर विलायक का भार जो है वो लिख देते हैं, और काहे में, किलो में। तो आप क्या कह सकते हो, 1 किलोग्राम विलायक है, जैसे 1 किलोग्राम विलायक हो गया काम खत्म। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक, तो यहाँ W लिखा जाएगा, तो फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा, स्मॉल m बराबर W बटे अणुभार और इंटू में कैपिटल W। देखो छोटा W विलेय के लिए, बड़ा W विलायक के लिए, काहे में, केजी में। मात्रक क्या हो जाएगा, मोलल, और इसका मात्रक क्या था, मोलर, मोलल हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति किलो। ठीक, बहुत आसान। तो मोललता हो गया। मोल प्रभाज देख लीजिए, मोल प्रभाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो है इन सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी पूछता है बाकी भी पूछता है। मोल प्रभाज जो होता है ये, इसको लिखते हैं काई अक्षर से। तो ए, मान लो विलयन क्या है आपका, 2 पार्टों में बटा है, विलयन में है आपका एक ए घटक और दूसरा है बी घटक, ए बी से मिल करके एक विलयन आपका बना हुआ है। मान लो पहला वाला मोल प्रभाज निकालते हैं, तो फॉर्मूला याद करिए, मैंने पहले का फॉर्मूला याद करिए और उसका क्या बना लीजिए, परिभाषा बना लीजिए।
तो Na का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, और नीचे Na प्लस Nb, इसी तरीके से काई B यानी मोल प्रभाव B का Nb ऑन Na प्लस Nb, ये B के मोल है, नीचे A के मोल प्लस B के मोल कहो चाहे कहो कुल मोल। अब फिर से इसकी हम परिभाषा बनाते हैं। देखिए मोल प्रभाव किसके बराबर है, ये बटे में जब लिखा तो क्या कहते हो अनुपात, याद अनुपात किसका किसका अनुपात, देखो A के मोल बटे कुल मोल, तो हम क्या कहेंगे A के मोल बटे कुल मोल। ठीक, मतलब किसी विलयन का मोल प्रभाव उस घटक के मोल तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। किसी विलयन का मोल प्रभाव उस घटक के मोल तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इतना हम लोग कर लेंगे, बहुत आसान। इसमें भी जब हमने कह दिया किसी घटक, तो किसी में A हो, B हो, C है, अभी इसमें एक चीज और मिली होती तो हम लोग NC लिख देते। ठीक, यहाँ काई C लिख करके ऊपर NC लिख देते, ये ऐसा आसान। न्यूमेरिकल जरूर आता है इस पर, न्यूमेरिकल भी पढ़ लीजिएगा। विलेयता, विलेयता क्या होती है, विलेयता किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में आसानी से घुल जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि गैसों की द्रवों में विलेयता, हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम सुन लीजिए, बहुत ही बेहतरीन। देखिए हेनरी ने क्या कहा था, स्थिर ताप पर, कैसे स्थिर ताप पर, यानी टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपका, स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। क्या कहा था, स्थिर ताप पर द्रव में गैस की विलेयता उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। देखिए स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता उस पर लगाए गए, विलेयता का मतलब एक प्रकार की मात्रा ही तो होगी, यानी उस पर कितनी गैस उसके अंदर घुल चुकी है, तो मात्रा होगी, तो ये m किसके समानुपाती होगा, लगाए गए दाब के समानुपाती होती है, यानी P। P क्या है आपका आंशिक दाब, किस पर, द्रव पर लगाया गया है। हम चाहें तो लिख भी सकते हैं, स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। तो m समानुपाती, m मतलब मास ऑफ गैस, आंशिक दाब या P के बराबर समानुपाती। m है बराबर लगाओगे, नियतांक आएगा P। K का मतलब होता है, ये आपका क्या है, हेनरी नियतांक। ठीक, K क्या है आपका, हेनरी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा। अब बात आती है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और राउलेट का नियम। दो चीजें पढ़ते हैं, फिर यहीं पर क्लास और अगली क्लास में इसके बाद का पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये हटाते हैं, देखना एक बार देख लीजिए पास करके। अगर इससे कठिन परिभाषा आपके पास लिखी है तो ये नोट कर लीजिए, हेनरी के नियम की, बिल्कुल आसान, बहुत बढ़िया। स्थिर ताप पर किसी गैस में द्रव की विलेयता, वो स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता लगाए गए दाब के समानुपाती, समानुपाती हटाओगे तो नियतांक आ जाएगा। ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो सबसे पहले अवनमन जान लीजिए, फिर आपेक्षिक अवनमन जान लीजिए। आपेक्षिक या सापेक्षिक जब शब्द आता है तो हम लोग ये जान जाते हैं किसी से तुलना करी जा रही है। अवनमन का अर्थ ये होता है कि कमी हो जाना। वाष्प दाब मतलब वाष्प दाब में कमी हो जाना, जैसे पहले 10 एटीएम था तो 5 एटीएम हो जाए, 8 एटीएम हो जाए। देखिए जब किसी भी कोई शुद्ध विलायक होता है उसमें अगर कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाए, अवाष्पशील का मतलब नॉन वोलेटाइल हो,
उड़ने वाला ना हो, ये नहीं कि मिलाया वो उड़ गया, उड़ने वाला ना हो, तो क्या होता है उसका वाष्प दाब घट जाता है। जैसे ये दो प्रकार के आपके बर्तन हैं, इनमें द्रव भरा हुआ है, ये एक प्योर बर्तन है आपका, इसमें द्रव भरा हुआ है, आपने इसमें कुछ मिलाया नहीं। जब मिलाया नहीं है तो यहाँ से क्या करते हैं, कण उड़ उड़ के जाते रहते हैं और इस ढक्कन पे अपना प्रेशर लगाते रहते हैं कि जल्दी से ढक्कन भाई साहब खोलो और हम बाहर निकल जाए। ठीक, तो मान लो अभी 20 कण इस पर दाब लगा रहे थे, इस ढक्कन को ज्यादा जोर लगा रहे थे, ताकत लगा रहे थे, कब हमने कुछ मिलाया नहीं है, सतह से उड़ उड़ करके जा रहे हैं। तब मान लो इसका कितना था दाब, 20 ATM था, इतना मान लेते हैं, होगा कुछ इससे नहीं, मतलब मानते हैं 20 कण थे, मान लो 20 ATM दाब हो। अब की बार हमने इसमें कुछ अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया है, तो वो क्या करता है, इसकी सतह को ब्लॉक कर देता है, जो खुद नहीं उड़ता है वो इस सतह को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। यानी इतना नहीं ब्लॉक करता, थोड़ा बहुत जगह बच जाती, पूर्णतया नहीं करता, लेकिन हाँ लगभग 90% आपका ये ब्लॉक कर देता है। क्यों, क्योंकि ये अवाष्पशील है, ये खुद जब जाएगा तो इसमें पड़ा रहेगा और उड़ेगा नहीं। अभी हमने कुछ नहीं मिलाया था, शुद्ध विलायक था जो उड़ रहा था, इसमें जब जाएगा तो कहीं 20 से 1-2 कण आपस में निकल पाएंगे, बाकी सारे अंदर ही बंद हो जाएंगे। क्यों, नीचे से तो आ रहे हैं वाष्पित होने के लिए, बाहर तक थल से थोड़ा ताप मिला, वाष्पित हुए, लेकिन इसमें ऐसा पदार्थ मिला है जो ऊपरी सतह को ब्लॉक कर दिया। जैसे आप ये देखिए, मान लो कोई तालाब है, उसमें काई वगैरह नहीं लगी है, कुंभी वगैरह नहीं लगी है, तो वहां से बिल्कुल साफ तालाब है, वो तालाब वर्षा के दिनों में जल्दी सूख जाता है। क्यों, ऊपर से सब ढका हुआ नहीं है, वाष्पीकरण बहुत आसानी से होता है। और अगर मान लो खूब काई सारी जमी है, गंदगी है, ऊपर घास तालाब में जैसे लगी हुई है आपकी कुंभी, जल कुंभी वगैरह, तो ऊपर के पानी को वाष्पित होने से रोकती है, ऊपर आपका पानी नहीं जा पाता। बिल्कुल वही कंडीशन अवाष्पशील यानी उड़ने वाला नहीं है। अब भाई घास उड़ तो जाएगी नहीं, घास वहीं रहेगी, जल को नहीं उड़ने देगी, तो यही रहेगा। तो यहाँ देखिए कम जा रहे हैं, मान लो यहाँ 20 थे, यहाँ आपके 5 पहुँच गए, तो पहले आपका 20 था कि वाष्प दाब, अब की बार 5, यानी जब कोई अवाष्पशील मिला देंगे तो उनका दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपेक्षिक मतलब इसकी तुलना में कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कम ही रहेगा, इसकी तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, राउल्ट का नियम अब क्या कहता है, वो कहता है किसी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। आपेक्षिक अवनमन यानी P0 पहले था, P में से अब घट के, जैसे पहले था 20, अब घट के कितना हो गया है 5, तो P0 माइनस PS, लेकिन किस पर कमी हुई है, जो पहले था, यानी P0 पर। S मतलब सॉल्यूशन, ये किसके बराबर, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, इतना हम लोग आज रखते हैं, अभी तक आप इसका रिवीजन करिए, वीडियो को पास करके जो भी परिभाषाएं आपको कठिन लग रहे हो उनको लिख लीजिए और बेहतर तैयारी करते रहिए। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम ये पूरा पार्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पार्ट नंबर 3 में हम लोग इस वाले पार्ट से संबंधित न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी समस्या हो आप सीधा कमेंट करिए। ठीक है।